लाल जोड़े में सजी कनिका शीशे के सामने बैठी थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आज उसकी शादी थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। कमरे का तापमान एकदम से जैसे गिर सा गया। उसने आईने में देखा एक बेहद हैंडसम लड़का, जिसके चेहरे पर एक डार्क और मिस्टीरियस अट्रैक्शन था। उस लड़के ने अपने मजबूत हाथ कनिका की कमर पर रखे और उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। कनिका की सांसें अटक गई। उसने कनिका के भारी ब्राइडल लहंगे से उलझते बालों को धीरे से कंधे से हटाकर एक तरफ किया। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श कनिका की गर्म त्वचा पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। बिना कुछ कहे उस लड़के ने कनिका की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। वो किस इतना डीप और इंटेंस था कि कनिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसके होठों की छुअन, उसकी गर्म सांसें, कनिका की गर्दन पर, वो सब कुछ इतना असली और गहरा लग रहा था कि कनिका के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पकड़ कनिका की कमर पर इतनी पजेसिव थी कि वह चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। कनिका, जल्दी कर। चाची की तेज आवाज़ से कनिका झटके से अपने सपने से बाहर आई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। वो बस एक ख्याल था, या शायद उसकी कोई पुरानी दबी हुई याद। तैयार हो गई ना? जल्दी नीचे आ, मुहूर्त निकला जा रहा है, चाची ने कमरे में आते ही कहा। कनिका के माँ बाप उसे बचपन से ही एक एक्सीडेंट में छोड़कर चले गए थे। चाची के लिए वो बस एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ जिसे वो आज हर हाल में उतारना चाहती थी। आज कनिका की शादी उसके बीएफएफ से हो रही थी। मंडप तक पहुंचने में उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। दूल्हे ने भारी सेहरा पहना हुआ था। जब रस्मों के लिए दूल्हे ने कनिका का हाथ पकड़ा तो कनिका को एक अजीब सा जाना पहचाना करंट महसूस हुआ। यह टच ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन चाची और वहाँ मौजूद लोगों की जल्दबाजी में सब कुछ बहुत स्पीड में हुआ। 7 फेरे हुए, मांग में सिंदूर भरा गया और शादी कंप्लीट हो गई। जैसे ही रस्में पूरी हुई, दूल्हे ने अपना सेहरा पीछे किया। कनिका ने नजरें उठाकर देखा और उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उसका बीएफएफ नहीं था, वहाँ शिवाय था। वही हैंडसम लड़का जो अभी उसके सपने में उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। उसका अतीत, वो इंसान जिसे 6 साल पहले वो बेइंतहा प्यार करती थी, जिसने बिना कुछ बताए ठीक उस वक्त उसकी लाइफ में भूचाल ला दिया था और उसे छोड़कर भाग गया था जब कनिका को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कनिका ने इतने सालों में खुद को कैसे कैसे संभाला था, यह बस वही जानती थी। और आज अचानक ये फिर से उसके सामने था। तुम यहाँ पर? कनिका के मुंह से झटके में निकला। उसकी आंखें फटी की फटी थी। इससे पहले कि सिवाय कुछ कहता, चाची ने घबराहट में जल्दी से कनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। चुप कर कनिका, चाची ने फुसफुसाते हुए कहा। तेरा वो निकम्मा दोस्त शादी के मंडप से भाग गया। हम तो परेशान हो गए थे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तब इन्होंने हमारी इज्जत बचा ली और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। हमने तो बिना सोचे समझे जल्दी से ये शादी करवा दी, क्योंकि हम वैसे भी और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। जो भी है अब यही है। प्लीज़ मेरी लाज रख ले। कनिका सुन रह गई। चाची को तो पता भी नहीं था कि ये लड़का कौन है। उनके लिए तो ये बस कोई अनजाना था जिसने उनका बोझ हल्का कर दिया। कनिका को अंदर तक टूट जाने का एहसास हुआ। उसके अपने परिवार को बस उसे घर से निकालने की जल्दी थी, बिना ये जाने कि वो उसे किस आग में धकेल रहे हैं। मेरा बीएफएफ ऐसे कैसे भाग सकता है? वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। पक्का शिवाय ने कुछ किया है। कनिका की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंज रहे थे। 6 साल बाद ये अचानक कैसे वापस आ गया और अब ये उसके सामने उसका पति बनकर खड़ा था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये घर अब उसका नहीं रहा था और सिवाय वो इतनी आसानी से उसे जाने भी नहीं देता। आखिरकार आंसुओं को पीते हुए और अपनी किस्मत से हार मानकर उसे मजबूरी में सिवाय के साथ जाना ही पड़ा। पूरे रास्ते कार में एक अजीब सा दम घोटने वाला सन्नाटा छाया रहा। दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। जैसे ही उनकी कार एक बेहद पॉश इलाके की एक आलीशान बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में आकर रुकी,
कनिका को आसपास का ये लग्जरी माहौल देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि सिवाय और उसकी फैमिली इस शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली थी। सिवाय उनका तीसरा बेटा था, सबसे सीक्रेट और मिस्टीरियस बेटा, जिसके बारे में बाहरी दुनिया कम ही जानती थी। लेकिन कनिका को कभी भी उसके इन पैसों या रुतबे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कार के रुकते ही कनिका ने बिना एक पल के लिए भी सिवाय की तरफ देखे जल्दी से कार का गेट खोला और बाहर निकलने लगी। वो बस उसके आसपास के इस सफोकेटिंग माहौल से दूर जाना चाहती थी। तभी अचानक से सिवाय ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा कि कनिका कुछ समझ ही नहीं पाई। एक झटके के साथ उसने कनिका को वापस सीट पर धकेला और खुद उसके बिल्कुल ऊपर झुक गया। अगले ही सेकेंड बिना उसे सोचने का कोई मौका दिए सिवाय ने अपने होठ कनिका के होठों पर रख दिए। यह किस बेहद पजेसिव और डीप था। उसकी पकड़ कनिका की कमर और चेहरे पर इतनी स्ट्रांग थी कि कनिका हिल भी नहीं पा रही थी। उसके होठों की वही जानी पहचानी गर्माहट, वही पुरानी डीप छुअन और सिवाय की वही इंटॉक्सिकेटिंग महक, सब कुछ वैसा ही था जैसा 6 साल पहले था। कनिका इस अचानक हुए हमले और उस फैमिलियर टच से पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांपने लगा था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और दोनों हाथों से उसके सीने पर धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उबल रहे थे। तुमने ऐसे कैसे? कनिका गुस्से से कांपते हुए बोली। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। सिवाय ने उसकी आंखों में देखा। उसकी खुद की सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थी। उसने अपनी गहरी आवाज़ में बस इतना कहा, आई एम रियली सॉरी कनिका। काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें किस किए हुए, इसीलिए मैंने तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। यह सुनते ही कनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सॉरी? काफ़ी टाइम हो गया था। कनिका ने लगभग चिल्लाते हुए उसे सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? 6 साल पहले बिना कुछ बताए मेरी लाइफ से गायब हो गए। ठीक तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मेरी ज़िंदगी में भूचाल ला दिया। आज तुमने मेरे दोस्त को मंडप से गायब करवा दिया और मेरी पूरी लाइफ एक मजाक बना कर रख दी। और अब अचानक से मेरी लाइफ में वापस आकर तुम सोचते हो कि तुम जब चाहो मुझे किस कर सकते हो। तुम होते कौन हो अब मेरे? एक अजनबी से ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे इन पैसों से और तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? कनिका गुस्से में बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन सिवाय बस खामोशी से उसकी इन डार्क और गहरी आंखों में देख रहा था, जैसे उसकी इन बातों का उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। मुझे बताओ, आखिर कहाँ थे तुम? कहाँ गए थे मुझे उस तरह छोड़कर? कनिका की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। और मेरा दोस्त, वो ठीक है या नहीं? तुमने उसके साथ क्या किया है? सिवाय के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। उसने कनिका के 6 साल पहले वाले सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और कार का दरवाज़ा खोलते हुए बहुत ही शांत और फ्लैट आवाज़ में बोला, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब बाहर आओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। 6 साल के लिए वो गायब क्यों हुआ था? इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिवाय की इग्नोर करने वाली चुप्पी देखकर कनिका का गुस्सा और भी भड़क गया। वह उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन सिवाय ने उसे और बहस करने का कोई मौका ही नहीं दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मजबूरी में कनिका अपने भारी लहंगे को संभालते हुए उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। वो एक बेहद आलीशान और डार्क थीम वाला पेंट हाउस था, जिसे सिवाय ने ही लिया था। अंदर कदम रखते ही सिवाय ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैंने ये फ्लैट बहुत जल्दी में लिया था, इसीलिए अगर कोई चीज़ पसंद ना आए या कुछ चेंज करवाना हो तो मुझे बता देना। कनिका ने नफरत भरी नज़रों से उस लग्जरी फ्लैट को देखा और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोली,
जब मुझे इस जहन्नुम में ही रहना है ना, तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये जगह। इससे पहले कि कनिका अपनी बात पूरी कर पाती, शिवाय ने एक झटके में उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। कनिका का भारी ब्राइडल लहंगा शिवाय के पैरों से उलझा और वो सीधे उसके मजबूत सीने पर जा लगी। शिवाय की पकड़ उसकी कमर पर इतनी टाइट और पजेसिव थी कि कनिका की सांसें गले में ही अटक गई। शिवाय का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी मिस्टीरियस डार्क आंखों में एक अजीब सी तड़प और खौफनाक पोजीशन था। उसने कनिका की आंखों में सीधा देखते हुए एक भारी और डीप आवाज़ में कहा, कनिका प्लीज़, ऐसे वर्ड्स मत बोलो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी पागलों की तरह सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। शिवाय के होठ कनिका के होठों के इतने करीब थे कि बोलते हुए उसकी गर्म सांसें कनिका के चेहरे को छू रही थी। इतनी नज़दीकी और उसके मुंह से प्यार शब्द सुनकर कनिका के अंदर का सारा गुबार फूट पड़ा। तुम भाड़ में जाओ शिवाय। कनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो गुस्से और दर्द से बुरी तरह कांपते हुए बोली, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो मुझे उस दिन वैसे तड़पता हुआ छोड़कर कभी नहीं जाते। इतना कहते ही कनिका फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ घंटों का एक्सट्रीम स्ट्रेस, चाची का धोखा, शादी का ड्रामा और 6 साल का वो दबा हुआ दर्द, सब कुछ उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि अचानक उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो शिवाय की बाहों में ही बेहोश हो गई। कनिका, कनिका। शिवाय की हमेशा कंट्रोल में रहने वाली आवाज़ में पहली बार एक अजीब सा खौफ और डर दिखाई दिया। उसने तेजी से कनिका को ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसने कनिका के गालों को हल्के से थपथपाया, लेकिन कनिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शिवाय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना एक सेकेंड बर्बाद किए कनिका को बेडरूम के बड़े से किंग साइज बेड पर लिटाया और जल्दी से फ़ोन निकालकर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में फैमिली डॉक्टर अपना बैग लिए घबराए हुए वहां पहुंचे, लेकिन जैसे उन्होंने कमरे के अंदर का नज़ारा देखा, वो पूरी तरह शॉक्ड रह गए। शिवाय, जो इस पूरे शहर की सबसे रसूखदार फैमिली का सबसे डार्क और मिस्टीरियस इंसान था, जिसे कभी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो आज एक लाल जोड़े में सजी बेहोश लड़की के पास बैठा था। शिवाय के चेहरे पर उस लड़की को खोने का जो पागलपन और डर था, वो डॉक्टर ने पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये लड़की है कौन जिसने शिवाय की ये हालत कर दी है। शिवाय की नज़रें किसी भूखे शिकारी की तरह डॉक्टर पर गड़ी थी। चेक करो इसे अभी। उसकी आवाज़ में वो खौफनाक अथॉरिटी और धमकी थी कि डॉक्टर बुरी तरह कांप गया। उसने घबराहट में जल्दी से कनिका की पल्स और बीपी चेक किया। माथे से पसीना पोंछते हुए वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, घबराने की बात नहीं है सर, ये एक्सट्रीम स्ट्रेस, थकान और भूख की वजह से बेहोश हुई है। इन्हें बस आराम की ज़रूरत है। और डॉक्टर ने अंदर ही अंदर चीढ़ते हुए मुंह बनाया, बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को मुझे ऐसे घसीट कर बुलाया जैसे किसी का मर्डर हो गया हो। साइको इंसान। लेकिन तभी उसकी नज़र शिवाय पर पड़ी। शिवाय उसे ऐसी खौफनाक और खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था कि डॉक्टर की सांसें हलक में ही अटक गई। शिवाय उसके बिल्कुल करीब आया और एक खतरनाक सर्द फुसफुसाहट में बोला, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरा यहाँ होना और मेरी शादी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, मेरी अपनी फैमिली को भी नहीं। आई बात समझ? डॉक्टर ने डर के मारे बुरी तरह हाँ में सिर हिलाया और अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। रात के किसी पहर जब कनिका की आंखें खुली तो बेडरूम में डीम लाइट जल रही थी। उसे उठने की कोशिश करते देख सोफे पर बैठा शिवाय एक सेकेंड में उसके पास पहुंच गया।
उसने बहुत ही जेंटल तरीके से कनिका की पीठ के पीछे तकिया लगाया और उसे सहारा देकर बिठाया। बिना कुछ कहे सिवाय पास रखी एक ट्रे उठा लाया। उसमें उसके खुद के हाथों से बना खाना था, चावल, करी और बारीक कटे हुए खीरे। उसने प्लेट कनिका की तरफ बढ़ाई, लेकिन कनिका ने नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये सड़ा हुआ खाना, दूर ले जाओ इसे मेरी नज़रों से। कनिका की आवाज़ में जहर और गुस्सा भरा हुआ था। सिवाय ने चुपचाप वो प्लेट साइड में रख दी और फ्रूट्स की प्लेट उसके सामने कर दी, लेकिन कनिका ने गुस्से में उसे भी झटक दिया। फ्रूट्स ज़मीन पर गिर गए। ये देखकर सिवाय थोड़ा परेशान और हेल्पलेस सा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज़ में कहा, कनिका, मैं तुम्हें सही टाइम आने पर सब कुछ सच बता दूंगा। अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ कुछ खा लो। मेरे लिए तुम्हारी तबीयत इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनते ही कनिका की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह बुरी तरह सुबकते हुए और गुस्से से कांपते हुए बोली, मेरी तबीयत, मेरी जान की परवाह है तुम्हें। 6 साल पहले जब तुम मेरी लाइफ में तूफान लाकर मुझे छोड़कर भागे थे, उसके कुछ दिन बाद ही मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस वक्त मर भी सकती थी। क्या तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाज़ा था? कनिका रोते हुए और हाइपर होने लगी। उसकी आवाज़ दर्द से फट रही थी। बताओ मुझे सिवाय, जवाब दो। अगर मैं उस दिन मर जाती तो क्या तुम आते मुझे देखने? क्या तब भी तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी ही फिक्र होती? क्या तुम मेरी लाश देखने आते? कमरे का तापमान जैसे अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। कनिका के मुंह से मरने की बात सुनकर सिवाय का पूरा शरीर एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखें खौफनाक रूप से डार्क हो गई, मानो उनमें कोई तूफान उठ रहा हो। कमरे में एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा छा गया। उसने कनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुठ्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींची कि उसके हाथों की नसें तन गई। खाना खा लेना और चुपचाप सो जाना, मुझे कुछ काम है, मैं उसे ख़त्म करके आता हूँ। सिवाय की आवाज़ एकदम कोल्ड, डार्क और इमोशनल लेस थी। इतना कहकर वो बिना मुड़ कर देखे कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया कनिका को, जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों अनसुलझे दर्द। कमरे से बाहर निकलते ही सिवाय के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उसका वो शांत और कंट्रोल वाला चेहरा अब एक खतरनाक और जानलेवा रूप ले चुका था। बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में जाकर वो अपनी डार्क ब्लैक एसयूवी में बैठा और उसने अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। फ़ोन उठते ही उसकी आवाज़ किसी धारदार हथियार की तरह सर्द थी। मुझे एक एक डिटेल चाहिए। 6 साल पहले कनिका का जो एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और अगर उसमें किसी की भी कोई साजिश थी तो मुझे उस इंसान का नाम चाहिए। सुबह तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और उसे डैशबोर्ड पर फेंक दिया। पूरी रात वो उसी कार में बैठा रहा। उसकी गहरी डार्क आंखें विंडशील्ड के बाहर अंधेरे में एकटक घूर रही थी। उसके दिमाग में कौन सा खौफनाक तूफान चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। वो बस इन ख्यालों से ही अंदर से पागल और हिंसक हो रहा था कि जिस वक्त कनिका मौत से लड़ रही थी, वो उसे बचाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। उधर पेंट हाउस के बेडरूम में रोते रोते कनिका की आंखें कब लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, सिवाय वहाँ नहीं था। रात के उस भारीपन और रोने की वजह से उसका सिर अभी भी भारी हो रहा था। वह उठी और उसने पहली बार उस बेडरूम और पूरे अपार्टमेंट को सही से देखा। कल रात की घबराहट और गुस्से में उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि यह पेंट हाउस कितना खूबसूरत और आलीशान था। हर एक चीज़ प्रीमियम और बहुत बारीकी से डिज़ाइन की गई थी। कनिका ने धीरे धीरे अपार्टमेंट के बाकी रूम्स चेक करने शुरू किए, लेकिन जैसे उसने हॉल के आखिर में बने एक बड़े से कमरे का दरवाज़ा खोला, वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कमरा, ये कोई आम कमरा नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने 6 साल पहले अपने सपनों में इमेजिन किया था। कमरे की दीवारें डार्क
एस्थेटिक और मैट ब्लैक थीम में थी, जो कनिका का फेवरेट कलर था। एक तरफ पूरी दीवार को कवर करती हुई एक बहुत बड़ी और स्टाइलिश बुक शेल्फ थी। बड़ी सी कांच की खिड़की के ठीक पास एक बेहद कोजी रीडिंग कॉर्नर बना हुआ था, जहां बैठकर बाहर के मौसम को देखते हुए बुक्स पढ़ी जा सके। सीलिंग पर बिल्कुल वैसी ही डिम और वार्म लाइट्स लगी थी, जैसी कनिका हमेशा से चाहती थी। कनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तब कनिका अक्सर उसके सीने पर सिर रखकर अपने सपनों के घर का नक्शा ऐसे ही तो बताती थी, सिवाय हमेशा चुपचाप उसकी बातें सुनता था और कनिका को लगता था कि वो ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आज 6 साल बाद यह कमरा चीख चीख कर बता रहा था कि सिवाय ने उसकी कही हुई एक एक छोटी सी बात, हर एक छोटी सी पसंद को अपने दिमाग में कैद करके रखा था। उसने यह पूरा अपार्टमेंट कनिका की पसंद के हिसाब से डिजाइन करवाया था। कनिका के कदम अपने आप उस कमरे के अंदर बढ़ने लगे। उसका दिमाग सून पड़ रहा था। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता था, मेरी हर एक बात उसे इतनी याद थी, तो फिर वो मुझे उस दिन वैसे अकेला छोड़कर क्यों गया था? कनिका की आंखों में एक बार फिर पानी तैरने लगा और उसका दिमाग सवालों के भंवर में बुरी तरह उलझ गया। कमरे की उन यादों से खुद को खींचकर कनिका तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। नहाने के बाद जब उसने कपड़े निकालने के लिए वार्डरूम खोला, तो वो एक बार फिर से बुरी तरह हैरान रह गई। पूरी की पूरी वार्डरोब नए कपड़ों से भरी हुई थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वहाँ कोई भी भड़कीले या बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े नहीं थे, बल्कि सारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही सिंपल और एलिगेंट थे, जैसे कनिका पहनना पसंद करती थी। उसने झिझकते हुए एक कुर्ती निकालकर खुद पर लगा कर देखी। वो बिल्कुल उसके नाप की थी, 1 इंच भी कम या ज़्यादा नहीं। सिवाय ने उसके कपड़ों के साइज से लेकर उसके सिंपल टेस्ट तक हर एक चीज़ का इतना परफेक्शन से ध्यान रखा था कि कनिका का दिमाग सून पड़ने लगा। वो जल्दी से तैयार होकर बेडरूम से बाहर आई। उसकी नज़रें अनजाने में हॉल में सिवाय को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो सीधा किचन में गई तो देखा कि किचन का काउंटर पर उसके लिए नाश्ता रखा हुआ था। नाश्ते की पैकिंग देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी बाहर के महंगे रेस्टोरेंट से मंगाया गया था। कनिका ने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर ये घर वापस आ गया है तो सामने क्यों नहीं आ रहा, कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन अगले ही पल कल रात की बातें याद आते ही उसका पुराना गुस्सा फिर से हावी हो गया। भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया, क्योंकि उसे अपने काम के लिए लेट हो रहा था। कनिका शहर के ही एक कॉलेज में एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जॉब करती थी और उसका पूरा दिन वहाँ फाइलों और बच्चों के रिकॉर्ड्स में काफ़ी बिजी रहता था। यह जॉब ही थी जिसने 6 सालों तक उसे उस डिप्रेशन और अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद की थी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर जैसे ही मेन डोर की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र बालकनी के पास खड़े सिवाय पर पड़ी। वो ना जाने कब से वहाँ खड़ा होकर बस उसी को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में वो डार्क और इंटेंस लुक था जिसे पढ़ना कनिका के लिए हमेशा से नामुमकिन था। अपना ध्यान रखना, सिवाय की भारी और गहरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कनिका ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। कनिका के जाते ही कुछ ही मिनटों बाद बिल्डिंग के नीचे 2 ब्लैक हाई सिक्योरिटी कारें आकर रुकी। कारों में से कुछ आदमी ब्लैक सूट में बाहर निकले। वो सब तेज कदमों से सीधा पेंट हाउस में आए। सिवाय को देखते ही उन सब ने एक साथ झुककर उसे सैल्यूट किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और घबराहट थी। रात को सिवाय ने कनिका के एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट मांगी थी, वो उन लोगों ने निकाल ली थी। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे बताने में उनकी रूह कांप रही थी। उन्हें लग रहा था
कि सच जाने के बाद सिवाय गुस्से में पागल हो जाएगा, तोड़ फोड़ मचाएगा और शायद आज किसी की जान ले लेगा। बॉस, वो रिपोर्ट। उनमें से एक आदमी ने कांपते हुए हाथ से एक फाइल आगे बढ़ाई और हिम्मत करके बोला, हमें चलना होगा सर। उन्होंने खुद को सिवाय के भयानक और हिंसक रूप के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन सबको हैरान करते हुए सिवाय ने बिना कोई रिएक्शन दिए बहुत ही डरावनी शांति के साथ वो फाइल अपने हाथ में ले ली। उसकी आंखों का रंग इतना गहरा और जानलेवा हो चुका था कि वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गई। उसने बिना कोई गुस्सा किए या चिल्लाए बहुत ही खामोशी से उनके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। और सिवाय के आदमी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि सिवाय की ये डार्क खामोशी उसके चीखने चिल्लाने से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। आज किसी का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। इस जगह का इस्तेमाल सिवाय और उसके आदमी सिर्फ तब करते थे जब किसी से उसका आखिरी हिसाब करना होता था। फैक्ट्री के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और वो डर से कांप रहा था। सिवाय के आदमियों ने उसे रात भर में पाताल से ही ढूंढ निकाला था। यह वही ट्रक ड्राइवर था जिसने 6 साल पहले कनिका की गाड़ी को टक्कर मारी थी। सिवाय अपने चिर परिचित डार्क और मिस्टीरियस अंदाज में धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में वही फाइल थी जो उसके आदमियों ने उसे सुबह दी थी। उसके जूतों की आवाज़ खाली फैक्ट्री में किसी खौफनाक टाइम बम की तरह गूंज रही थी। 6 साल पहले का एक्सीडेंट था साहब, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था वो मैडम आपकी। ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिवाय ने उसके बिल्कुल सामने आकर फाइल ज़मीन पर फेंक दी। उसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि सुनने वाले का खून जम जाए। 20 लाख रुपए। सिवाय ने बिना पलक झपकाए कहा, तुम्हें उस दिन कनिका की गाड़ी को ट्रक से कुचलने के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर अटेम्प्ट था। सिवाय ने अचानक उस आदमी की गर्दन दबोच ली और उसे कुर्सी समेत हवा में उठा दिया। उसकी डार्क आंखों में अब शैतान उतर आया था। किसने दिए थे वो पैसे? क्यों किया था तुमने ऐसा? अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी खाल नोच लूँगा। साहब, मुझे नहीं पता वो कौन था, बस फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो लड़की जिंदा रही तो सिवाय कभी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। आपकी कोई दुश्मनी थी उनसे। उन्होंने मैडम को मारने का ऑर्डर दिया था। यह सुनते ही सिवाय की मुट्ठी और कस गई। तो ये सच था। 6 साल पहले उसके दुश्मनों को कनिका के बारे में पता चल गया था। वो लोग कनिका को मारकर सिवाय को तोड़ना चाहते थे। इसी वजह से सिर्फ कनिका की जान बचाने के लिए सिवाय को रातों रात बिना कुछ बताए उसकी ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा था। उसे लगा था कि उसके दूर जाने से कनिका सेफ रहेगी, लेकिन उसके दुश्मनों ने फिर भी कनिका पर हमला करवा दिया। बॉस, इसे क्या करना है? सिवाय के एक आदमी ने पूछा। सिवाय ने उस ड्राइवर को ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में खुखार चमक थी। इसे वो दर्द दो जो इसने कनिका को दिया था, और मुझे उस इंसान का नाम चाहिए जिसने इसे हायर किया था। जब तक नाम न उगल दे इसे मरने मत देना। इतना कहकर सिवाय वहाँ से मुड़ गया। अब उसे पता था कि उसे क्यों और किससे बदला लेना है। उधर कॉलेज में कनिका का दिमाग फाइलों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने सिवाय का वो पजेसिव चेहरा, वो डार्क कमरा और उसकी कही हुई बातें घूम रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी पागलों की तरह करता हूँ। सिवाय की वो भारी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। कनिका। अचानक एक घबराई हुई आवाज़ ने कनिका का ध्यान तोड़ा। उसने सिर उठाकर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने उसका BFF और कल रात का दूल्हा रोहित खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे
और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका झटके से अपनी कुर्सी से उठी। और तुम्हारी ये हालत? तुम कब मंडप से क्यों भागे थे? तुम्हें पता है मेरी चाची ने और मैंने क्या क्या फेस किया? रोहित ने डरते हुए आसपास देखा और कनिका के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, मैं भागा नहीं था कनिका, मुझे किडनैप किया गया था। क्या? कनिका पूरी तरह शॉक्ड रह गई। किडनैप? किसने किया? उस शिवाय ने? रोहित की आवाज़ में खौफ था। शादी से ठीक पहले उसके गुंडे मुझे वॉशरूम से उठा ले गए थे। उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बांधकर पीटा। शिवाय खुद वहाँ आया था। उसने मेरे सिर पर गंध रखकर कहा था कि अगर मैं तुम्हारे आसपास भी भटका या तुमसे शादी करने की कोशिश की तो वो मेरी लाश के टुकड़े करवा कर कुत्तों को खिला देगा। कनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो इंसान पागल है कनिका, वो एक मोनेस्टर है। उसने ही मुझे गायब करवाया ताकि वो तुम्हारी चाची के सामने तुम्हें बचाने का नाटक कर सके और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी कर ले। ये सब उसका एक प्री प्लान ट्रैप था। रोहित डर के मारे कांप रहा था। मुझे माफ़ कर दो कनिका, मैं उससे नहीं लड़ सकता। वो लोग बहुत पावरफुल हैं। मैं बस तुम्हें सच्चाई बताने आया था। इतना कहकर रोहित वहाँ से भाग गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कनिका वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ी रह गई। उसका खून खौलने लगा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तो ये था शिवाय का असली खेल। उसने चाची को बेवकूफ़ बनाया, रोहित को किडनैप किया और कनिका की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो 6 साल पहले भी उसे कंट्रोल करता था और आज भी वो वही कर रहा था। तुम्हें क्या लगा शिवाय? तुम मेरी लाइफ के साथ ऐसा घिनौना गेम खेलोगे और मैं चुप रहूँगी? कनिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक भयंकर आग जल रही थी। उसने अपना बैग उठाया और बिना किसी को कुछ बताए कॉलेज से बाहर निकल गई। आज उसे शिवाय से सारे जवाब चाहिए थे। आज वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। कनिका कॉलेज से सीधे टैक्सी लेकर पेंट हाउस पहुंची। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। हॉल में सन्नाटा था। उसने अपना बैग जोर से सोफे पर फेंका और वहीं हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर शिवाय का इंतज़ार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे का लॉक खुला और शिवाय अंदर आया। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डार्क, थका हुआ और खौफनाक एक्सप्रेशन था। कनिका की नज़र अचानक उसके हाथों पर गई। उसके नकल्स छिले हुए थे और उन पर हल्का खून लगा था, जैसे उसने अभी अभी किसी को बहुत बुरी तरह पीटा हो। तुमने रोहित को किडनैप किया था? कनिका ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए चीखते हुए सीधा सवाल दागा। उसकी आवाज़ पूरे पेंट हाउस में गूंज गई। शिवाय के कदम एक पल के लिए रुके। उसने बहुत शांति से दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर पकड़े जाने का कोई पछतावा या हैरानी नहीं थी। हाँ, उसने अपनी भारी सर्द और इमोशनल लेस आवाज़ में जवाब दिया, और अगर वो बुज़दिल दोबारा तुम्हारे आसपास भी दिखा तो अगली बार वो सांस लेने लायक नहीं बचेगा। ये बेबाक जवाब सुनकर कनिका का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो गया। तुम एक मोनस्टर हो शिवाय, एक साइकोपैथ। कनिका चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी को एक मजाक समझ रखा है। पहले 6 साल के लिए मुझे बिना बताए छोड़ दिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और अब मेरी शादी के मंडप से मेरे दोस्त को किडनैप करवा लिया। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा और पावर है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। शिवाय की डार्क आंखों में अचानक एक भयानक तूफान उमड़ पड़ा। वो तेज कदमों से कनिका की तरफ बढ़ा। उसका वो खौफनाक रूप देखकर कनिका अनजाने में पीछे हटी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। शिवाय ने एक सेकेंड में फासला मिटाया और अपने दोनों मजबूत हाथ दीवार पर टिकाकर
कनिका को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। उसका बड़ा और चौड़ा शरीर कनिका के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उसकी गर्म भारी सांसें कनिका के होठों और गर्दन को छू रही थी। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, शिवाय फुसफुसाया। उसकी गहरी आवाज़ में एक अजीब सा पागलपन और पजेशन था। किसी और की होने का तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती कनिका। और वो रोहित, वो तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करता? मेरी एक बंदूक की नोक पर वो तुम्हें मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया, तो तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे मुझे। कनिका ने अपने दोनों हाथों से शिवाय के सीने पर पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वो इंसान 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। कनिका बुरी तरह रोने लगी। 6 साल पहले कहाँ था तुम्हारा ये प्रोटेक्शन? जब मैं उस एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रही थी, तब क्यों नहीं आए तुम? तब कहाँ मर गए थे तुम? कनिका के मुंह से मर शब्द सुनते ही शिवाय का शरीर एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी डार्क आंखों में एक ऐसा दर्द और खौफ उभरा जो कनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अचानक कनिका के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें दीवार के ऊपर एक ही हाथ से पिन कर दिया। उसका दूसरा हाथ कनिका की कमर पर गया और उसने कनिका को खुद से इतना कसकर चिपका लिया कि उनके बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। शिवाय ने अपना चेहरा कनिका की गर्दन के बिल्कुल करीब झुका लिया। उसके होठों की हल्की सी छुअन कनिका की सेंसिटिव स्किन पर महसूस हो रही थी, जिससे कनिका के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, क्योंकि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था कनिका। शिवाय ने उसकी गर्दन के पास एक भारी घुटी हुई आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। कनिका का रोना अचानक रुक गया। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। क्या? शिवाय ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अपनी गहरी लाल होती आंखों से कनिका की आंखों में देखा। वो एक मर्डर अटेम्प्ट था, तुम्हें मारने की साजिश थी। शिवाय की आवाज़ अब दर्द से भारी हो चुकी थी। मेरे दुश्मनों को पता चल गया था कि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। वो तुम्हें मारकर मुझे तोड़ना चाहते थे। कनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग इस सच को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। शिवाय ने अपना माथा कनिका के माथे से टिका दिया। उसकी पकड़ कनिका की कमर पर और भी मजबूत हो गई, जैसे वो उसे खुद में समा लेना चाहता हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था कनिका। मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुमसे दूर गया था। शिवाय ने आंखें बंद कर ली। उसकी गर्म सांसें कनिका के चेहरे से टकरा रही थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो वो लोग तुम्हें मार देते और मैं तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाता, मैं मर जाता कनिका। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कनिका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी पसलियां टूट जाएगी। 6 साल का वो सारा दर्द, वो नफरत, वो गुस्सा, सब कुछ इस एक सच के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवाय के दूर जाने की वजह ये हो सकती है। वो आज भी उससे पागलों की तरह प्यार करता था और उसने कनिका की जान बचाने के लिए खुद को उससे दूर करने की सबसे बड़ी सजा काटी थी। कमरे में पसरा वो भयानक सन्नाटा केवल कनिका की भारी सांसों और सुबकने की आवाज़ से टूट रहा था। शिवाय का माथा अभी भी उसके माथे से टिका हुआ था। सच बहुत खौफनाक था। 6 साल का दर्द, एक्सीडेंट, मर्डर अटेम्प्ट, सब कुछ कनिका के दिमाग में किसी आंधी की तरह घूम रहा था। लेकिन क्या सिर्फ ये एक सच उन 6 सालों के अकेलेपन, रातों के रोने और उस तड़प को मिटा सकता था? नहीं, वो इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। कनिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय के मजबूत सीने पर धक्का दिया। इस बार शिवाय ने कोई जोर नहीं लगाया और वो 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हें क्या लगता है शिवाय? कनिका की आवाज़ दर्द से कांप रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि तुम मुझे ये कहानी सुनाओगे और मैं तुम्हें गले लगा लूँगी। तुमने मेरी जान बचाई, ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये जानने का हक नहीं था
क्या मैं इतनी कमज़ोर थी कि तुम मुझे ये सच नहीं बता सकते थे? शिवाय चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी उन डार्क और खतरनाक आंखों में आज सिर्फ एक लाचारी और दर्द दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे जिंदा तो रखा शिवाय, लेकिन तुमने मुझे अंदर से मार दिया था। कनिका फूट फूट कर रोने लगी। मैं हर रात रोती थी, खुद को कोसती थी कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। जब मेरे माँ बाप के बाद मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुम नहीं थे। तुमने मुझे बचाने के लिए मुझे ही मुझसे छीन लिया था। कनिका के ये शब्द शिवाय के सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो दुनिया के किसी भी इंसान को बेरहमी से मार सकता था, लेकिन कनिका की आंखों में आंसू वो एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका वो डार्क कंट्रोल वाला रूप अब पूरी तरह टूट रहा था। जैसे ही कनिका वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ पलटी, शिवाय ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कनिका सीधे उसके चौड़े और मजबूत सीने से आकर टकराई। मुझे छोड़ो शिवाय। कनिका ने रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे तुमसे नफरत है, बहुत नफरत है मुझे तुमसे। करो नफरत। शिवाय की भारी आवाज़ में एक अजीब सी दीवानगी और पागलपन था। मुझसे जितनी नफरत करनी है करो, मुझे मारो, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। इससे पहले कि कनिका कुछ और बोल पाती या उसका विरोध कर पाती, शिवाय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बहुत ही पजेसिव और डेस्परेट तरीके से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। ये किस कल रात जैसा नहीं था। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि इसमें 6 साल की तड़प, घुटन दर्द और एक पागल कर देने वाला गहरा प्यार था। शिवाय के होठों की छुअन में एक ऐसी डिस्परेशन थी जैसे वो कनिका के बिना बरसों से सांस लेना भूल गया हो और आज उसे अपनी ज़िंदगी वापस मिली हो। उसने कनिका के खारे आंसुओं का स्वाद अपने होठों पर महसूस किया। उसकी एक हाथ की उंगलियां कनिका के बालों में गहराई तक उलझ गई और दूसरे हाथ से उसने कनिका की कमर को खुद में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीद को पकड़ता है। कनिका ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसके हाथ शिवाय की शर्ट को मुट्ठी में भींच रहे थे, लेकिन शिवाय का वो इंटेंस और डीप किस उसके सारे विरोध को पिघला रहा था। वो ना चाहते हुए भी उस जानी पहचानी महक, उस गर्माहट और उस छुअन में खोने लगी थी। शिवाय बहुत ही डोमिनेटिंग लेकिन दर्द भरे तरीके से उसे किस कर रहा था, जैसे वो उसे महसूस करवाना चाहता हो कि वो आज भी सिर्फ और सिर्फ उसका है। ये किस इतना डीप और लंबा था कि कनिका के पैर कांपने लगे। अगर शिवाय ने उसे अपनी मजबूत बाहों में ना जकड़ा होता तो वो ज़मीन पर गिर जाती। कनिका का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि वो इतनी जल्दी उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने 6 साल बहुत दर्द सहा है, लेकिन उसका शरीर, उसकी धड़कनें और उसका दिल, वो आज भी शिवाय के उस खौफनाक और गहरे प्यार के आगे हार मान रहे थे। उसकी बंद आंखों से आंसू छलक कर शिवाय के गालों पर गिर रहे थे और वो बिना किसी विरोध के शिवाय की बाहों में सिमटती जा रही थी। जब वो दोनों उस डीप और इंटेंस किस के बाद एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। कनिका का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और वो शिवाय की शर्ट को अभी भी मुट्ठी में भींचे हुए थी। शिवाय ने बहुत ही जेंटल तरीके से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। उसकी आंखों में वो दर्द और तड़प साफ दिखाई दे रही थी, जिसे उसने 6 सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा था। आई लव यू कनिका। शिवाय की आवाज़ भारी और भावनाओं से भरी हुई थी। इन 6 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखकर खुद को ना कोसा हो। तुम्हारे बिना हर एक सांस लेना मेरे लिए किसी सज़ा की तरह था। मुझे पता है तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अकेलेपन का सामना किया है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बिना अंदर ही अंदर रोज़ मरता था। उसकी बातें सुनकर कनिका का दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन वो इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं थी।
उसने झटके से शिवाय को खुद से दूर किया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कनिका ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में कहा, ठीक है, अभी मत सुनो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, प्लीज़ चलकर कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारा कोई खाना, मुझे भूख नहीं है, कनिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और वहाँ से भागकर बेडरूम में गई और अंदर से दरवाज़ा जोर से लॉक कर लिया। कमरे के अंदर जाकर वो बेड पर गिर पड़ी और रोने लगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसका रोना कम और पेट का दर्द बढ़ने लगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और कल रात भी भूखी ही थी। भूख के मारे उसके पेट में भयानक ऐंठन होने लगी और वो दर्द से बेड पर गोल होकर तड़पने लगी। तभी अचानक दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ आई। शिवाय के पास मास्टर की थी। वो चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे की लाइट ऑन नहीं की, बस बेड के साइड टेबल पर खाने की प्लेट रखी। कनिका को एक पल के लिए अपनी डार्क आंखों से निहारा और बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। खाने की वो महक कनिका की बर्दाश्त के बाहर थी। उसने खुद से बहुत लड़ाई की, लेकिन भूख के आगे उसकी एक न चली। वो उठी और उसने चुपचाप वो पूरा खाना खा लिया। अगली सुबह जब कनिका तैयार होकर बेडरूम से बाहर आई तो शिवाय हॉल में काउच पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। क्या हम आज ब्रेकफास्ट बाहर करें? शिवाय ने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा। कनिका का उसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो तुरंत मना करने वाली थी कि तभी शिवाय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात तुमने खाना खा लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने अभी मना किया तो मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊंगा। और तुम्हें पता है मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। शिवाय का वो पोजीशन और जिद्दी अंदाज देखकर कनिका चुप रह गई। वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरी में पैर पटकते हुए उसके साथ कार में जाकर बैठ गई। शिवाय उसे शहर के सबसे शानदार और महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहाँ का खाना वाकई बहुत लाजवाब था। कनिका ने ना चाहते हुए भी बहुत मज़े से अपनी पसंद का सारा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब वेटर बिल लेकर आया। शिवाय ने बिल देखा और फिर बहुत ही कैजुअल तरीके से कनिका की तरफ देखकर बोला, बिल तुम पे कर दो। ये सुनते ही कनिका के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तुमने? कनिका ने घूरते हुए और गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, एक तो तुम मुझे इतने महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आए और अब मैं बिल करूं? तुम लड़के हो, तुम्हें पे करना चाहिए। शिवाय ने बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा बनाया और कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने अपनी सारी सैलरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स में डाल दी है। मेरे कार्ड्स ब्लॉक हैं, इसीलिए तुम ही कर दो। कनिका ने पूरी तरह शॉक्ड होकर उसे देखा। शहर के सबसे रसूखदार और अमीर इंसान का तीसरा बेटा, जो करोड़ों के पेंटहाउस में रहता है, वो कह रहा है कि उसने अपनी सैलरी कहीं डाल दी है। तुम्हारी कितनी सैलरी है? कनिका ने हैरानी और चिढ़ते हुए पूछा। शिवाय के होठों पर एक हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो टेबल पर आगे की तरफ झुका और बहुत ही रिलैक्स्ड आवाज़ में बोला, वो सब मैं बाद में बता दूंगा, अभी पहले खाना का बिल भर दो। कार के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। कनिका अंदर ही अंदर बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी और मन ही मन शिवाय को जी भर के गालियाँ दे रही थी। बेचारी की उस छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की सैलरी ही कितनी थी और इस इंसान के उस जरा से ब्रेकफास्ट के चक्कर में उसके सीधे 15,000 रुपये खर्च हो गए थे। उसका तो दिल रो रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने पैसों का शौक मना ही रही थी कि तभी अचानक उसका ध्यान बाहर के रास्तों पर गया। उसने आंखें बड़ी करते हुए शिवाय की तरफ देखा और झटके से बोली, रुको, यहीं रोक दो गाड़ी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ कॉलेज में काम करती हूँ?
शिवाय ने अपना ध्यान ड्राइविंग से बिल्कुल नहीं हटाया। उसने बिना कनिका की तरफ देखे अपनी उसी ठंडी और कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा, तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है। तुम्हारी हर एक सांस की खबर है मुझे। कनिका ने एक गहरी सांस ली। यह सच था, 6 साल पहले भी वो वैसा ही था। उसे हमेशा कनिका की हर छोटी बड़ी चीज़ की खबर रहती थी। कॉलेज का गेट बस कुछ ही दूरी पर था कि कनिका ने अचानक घबराते हुए कहा, यहीं उतार दो मुझे, गाड़ी आगे मत बढ़ाना। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ इस करोड़ों की कार में आते हुए देख लिया तो पूरे कॉलेज में यही बातें बनेगी कि मैं एक ही रात में किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बन गई। कार एकदम से ब्रेक लगने की आवाज़ के साथ रुकी। शिवाय ने धीरे से अपना चेहरा कनिका की तरफ घुमाया। उसने एक अजीब सा मुंह बनाया। उसकी डार्क आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी। वो कनिका के चेहरे के थोड़ा करीब आया और एक गहरी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में बोला, मिस्ट्रेस? मेरी मिस्ट्रेस बनने की औकात इस दुनिया में किसी की नहीं है। और तुम लीगली और फिजिकली मेरी बीवी हो, इस पूरे एम्पायर की इकलौती मालकिन। वैसे भी जो लड़की 15,000 का बिल भरने पर मुझे मन ही मन इतनी गालियां दे रही हो, वो मिस्ट्रेस नहीं, मेरी कंजूस और खड़ूस बीवी ही हो सकती है। ये सुनते ही कनिका के होठ हैरानी से खुले रह गए। एक तो ये उसे बीबी बोल रहा था, ऊपर से उसे कंजूस। वो पूरी तरह शॉक्ड थी कि शिवाय ने उसके दिमाग की बात कैसे पढ़ ली। तुम तो बस भाड़ में जाओ। कनिका ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाती, शिवाय ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली। ये क्या कर रहे हो, छोड़ मुझे। कनिका गुस्से में चिल्लाई, लेकिन शिवाय ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कनिका का हाथ अपनी ओर खींचा और अगले ही पल कनिका सीधे शिवाय के चौड़े सीने से जा टकराई। शिवाय ने अपने दोनों मजबूत हाथ कनिका की कमर और पीठ के इर्द गिर्द लपेटे और उसे कस कर अपने गले से लगा लिया। कनिका एकदम सून पड़ गई। उसका सारा विरोध जैसे हवा में उड़ गया। सिर्फ शिवाय ही जानता था कि उसने इस एक पल के लिए कितना लंबा इंतजार किया था। 6 साल की तड़प, वो पागलपन, वो रातों की नींदें। आज जब कनिका उसके इतने करीब थी तो वो बस उसकी जानी पहचानी खुशबू में डूब जाना चाहता था। उसने अपना चेहरा कनिका के बालों और गर्दन के बीच छिपा लिया। उसकी बाहों की पकड़ इतनी पजेसिव और गहरी थी जैसे वो कनिका को हमेशा के लिए खुद में समा लेना चाहता हो। कनिका की धड़कनें बेकाबू हो रही थी और तभी शिवाय ने कनिका की गर्दन की बेहद सेंसिटिव स्किन पर अपने होठ रख दिए। वो किस बहुत ही हल्का था, लेकिन उसमें इतना गर्माहट और इतना डीप इमोशन था कि कनिका के पूरे शरीर में करंट की तरह एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें हलक में अटक गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इस छुअन से इतना घबरा गई कि उसने झटके से अपने दोनों हाथों से शिवाय के सीने पर धक्का दिया। शिवाय ने भी इस बार उसे नहीं रोका। कनिका हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकली। उसका चेहरा लाल हो चुका था और दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। वो बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से कॉलेज के गेट की तरफ भागने लगी। कार के अंदर बैठा शिवाय अपनी डार्क और ख़तरनाक इमेज के बिल्कुल उलट स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे कनिका को जाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी, गहरी और असली मुस्कान खेल रही थी। दोपहर तक शिवाय के आदमियों ने उस इंसान का सुराग ढूंढ निकाला था जिसने 6 साल पहले कनिका के एक्सीडेंट की साजिश रची थी। वो फाइल अब शिवाय की टेबल पर थी। उस नाम को देखकर शिवाय की आंखों में मौत का तांडव नाच रहा था, लेकिन उसने उस फाइल को बंद करके साइड में रख दिया। उसका हिसाब वो अपने तरीके से करेगा, लेकिन अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई और था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। शिवाय ने इंटरकॉम पर बटन दबाकर अपने असिस्टेंट विक्रम को अंदर बुलाया। विक्रम हमेशा की तरह अपनी फाइलें लेकर पूरे प्रोफेशनल तरीके से अंदर आया। मुझे एक कार चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी, जिसकी कीमत बहुत कम हो, एकदम आम आदमी वाली। शिवाय ने अपनी चेयर पर पीछे टिकते हुए बहुत ही कैजुअल आवाज़ में कहा। विक्रम का दिमाग एक सेकेंड के लिए हैंग हो गया। वो शहर के सबसे अमीर इंसान का असिस्टेंट था।
जिसके गैराज में दुनिया की सबसे महंगी कारें धूल खाती थी। सर, सिंपल कार, लेकिन क्यों बॉस? विक्रम के मुंह से हैरानी में निकल गया। शिवाय ने अपनी गहरी आंखों से विक्रम को देखा और बिना पलक झपकाए बोला, मुझे अपनी बीवी को लेने जाना है। विक्रम के हाथ से फाइल छूटते छूटते बची। बीवी? बॉस की बीवी? कब हुई? कहाँ हुई? और अगर बीवी है भी तो उसे लेने खटारा गाड़ी में क्यों जाना है? विक्रम का दिमाग सवालों के भंवर में गोते खा रहा था कि तभी शिवाय की खौफनाक और भारी आवाज़ गूंजी। सुनाई नहीं दिया क्या जो कहा मैंने? शिवाय की आंखें डार्क हो गई। यस बॉस, बिल्कुल बॉस, अभी अरेंज करता हूँ, विक्रम ने घबराहट में जल्दी से कहा और मुड़कर जाने लगा। और हाँ, एक और बात, शिवाय की आवाज़ में विक्रम के कदम फिर रोक दिए। मेरी इस महीने की सैलरी सीधा मेरी बीबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। यह सुनकर विक्रम को लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। उसने बाहर आते ही अपना सिर पकड़ लिया। सैलरी? बॉस इस पूरे बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, इनकी कौन सी सैलरी होती है भाई? और जो इंसान एक दिन में करोड़ों कमाता है वो सैलरी मांग रहा है। और तो और सुबह ही बॉस के कार्ड से 50,000 का पेमेंट डिक्लाइन हुआ था क्योंकि उन्होंने सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए थे। पक्का बॉस ने कोई नया गेम शुरू किया है या फिर मेरी होने वाली खुखार भाभी जी ने पहले ही दिन बॉस को पॉकेट मनी पर रख दिया है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? विक्रम मन ही मन बड़बड़ाता हुआ कार अरेंज करने भाग गया। शाम को कॉलेज की छुट्टी होने पर कनिका गेट के बाहर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी एक बहुत ही नॉर्मल और बजट फ्रेंडली सी कार आकर ठीक उसके सामने रुकी। कनिका ने हैरानी से उस कार को देखा। ड्राइवर साइड का शीशा नीचे हुआ और अंदर का नज़ारा देखकर कनिका पूरी तरह शॉक्ड रह गई। अंदर स्टीयरिंग व्हील पर शिवाय बैठा था। वो बिना कुछ कहे बस उसे अंदर बैठने का इशारा कर रहा था। कनिका ने आसपास देखा कि कोई उसे घूर तो नहीं रहा है और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। कार के अंदर बैठते ही कनिका ने उसे घूरते हुए अपना सवाल दागा। एक बात बताओ, सुबह तुम्हारे पास उस रेस्टोरेंट का 15,000 का बिल भरने के पैसे नहीं थे और शाम होते होते कार खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए? शिवाय ने उसकी तरफ देखा और अपना चेहरा एकदम मासूम सा बना लिया। उसने बहुत ही इनोसेंट और क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, EMI पर ली है और डाउन पेमेंट के पैसे विक्रम से उधार मांगे हैं। मेरी सैलरी आते ही उसे वापस दे दूंगा। शिवाय का वो क्यूट सा चेहरा, वो मासूम सी आंखें और वो एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल वही पुराना शिवाय था। वही शिवाय जिससे 6 साल पहले कनिका ने बेइंतहा प्यार किया था, जो उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ऐसे ही मासूम चेहरे बनाकर उसे मना लिया करता था। कनिका का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसे लगा जैसे वो वापस उसी खूबसूरत टाइम में लौट गई है। लेकिन अगले ही सेकंड 6 साल का वो भयानक अंधेरा, वो तड़प, वो मौत से लड़ना और वो अकेलापन किसी फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसका वो प्यारा सा एहसास एक ही पल में गहरे दर्द में बदल गया। मैं ये क्या सोच रही हूँ? मैं इतनी आसानी से कैसे पिघल सकती हूँ? कनिका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से रो रहा था कि उसकी आंखों में तुरंत मोटे मोटे आंसू आ गए। वह चुपचाप उन आंसुओं को पीते हुए खिड़की से बाहर देखती रही ताकि शिवाय उसे रोते हुए ना देख ले। लेकिन शिवाय से कनिका का कोई भी इमोशन कभी नहीं छुप सकता था। उसने कनिका के बदलते एक्सप्रेशन और अब उसकी नम होती आंखों को देख लिया था। कनिका को इस तरह दर्द में देखकर शिवाय के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जानता था कि उसके एक छोटे से मजाक ने कनिका को वापस उसी दर्द में धकेल दिया था जो उसने उसे दिया था। शिवाय का वो क्यूट एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो गया। उसने कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, इतना कसकर कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो पूरी तरह शांत रहा क्योंकि वो जानता था कि कनिका के इन आंसुओं और इस दर्द का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद है। कार एक भारी और दर्द भरे सन्नाटे में आगे बढ़ती रही।
रात का सन्नाटा पेंट हाउस में एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। कनिका अपने बेडरूम में करवटें बदल रही थी, जबकि सिवाय बाहर हॉल में था। तभी अचानक पूरे पेंट हाउस की लाइट्स कट गई। कनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही हॉल की बड़ी सी कांच की खिड़की जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। कनिका घबराहट में बेड से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर हॉल में आई। अंधेरे में उसे कुछ परछाइयाँ दिखाई दी, जिनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। कनिका, पीछे हटो। अंधेरे को चीरते हुए सिवाय की खौफनाक और भारी आवाज़ गूंजी। अगले ही सेकेंड गोलियों की गूंज से पूरा पेंट हाउस दहल उठा। कनिका डर के मारे जमीन पर बैठ गई। मोबाइल की हल्की सी फ्लैश लाइट जली और कनिका ने देखा कि सामने एक उम्रदराज लेकिन क्रूर इंसान खड़ा था, राणा। यह वही इंसान था जिसने 6 साल पहले कनिका की गाड़ी को ट्रक से कुचलवाने का ऑर्डर दिया था। 6 साल पहले ये लड़की मेरी वजह से मौत के मुंह से लौट आई थी सिवाय, लेकिन आज मैं इसे तेरे सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा ताकि तेरा घमंड हमेशा के लिए टूट जाए। राणा खौफनाक तरीके से हंसा। ये शब्द सुनते ही सिवाय के अंदर का वो शैतान जाग उठा जिसे उसने सालों से बांध कर रखा था। वो निहत्था ही उन गुंडों पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। अंधेरे में ही उसकी फुर्ती और ताकत जानलेवा थी। एक एक करके वो आदमियों की हड्डियां तोड़ रहा था, लेकिन तभी राणा ने चालाकी से अपनी बंदूक का रुख कनिका की तरफ कर दिया। मरने के लिए तैयार हो जा लड़की। राणा ने चिल्लाते हुए ट्रिगर दबा दिया। नहीं, गोली चलने की तेज आवाज़ हुई, लेकिन कनिका को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सिवाय उसके बिल्कुल सामने ढाल बनकर खड़ा था। राणा की गोली सिवाय के सीने के ठीक नीचे लगी थी। कनिका की सांसें हलक में अटक गई। राणा ने एक और गोली चलानी चाही, लेकिन सिवाय ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर राणा के हाथ पर इतनी जोर से लात मारी कि बंदूक दूर जा गिरी। राणा के बाकी बचे आदमियों ने सिवाय पर चाकुओं से हमला कर दिया। सिवाय ने उन्हें तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हाथापाई में उसके कंधे और पेट पर 2 गहरे घाव और लग गए। सिवाय लड़खड़ाते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिरा। खून से उसकी काली शर्ट भीग चुकी थी। यह नज़ारा देखते ही कनिका का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका सारा गुस्सा, सारा ईगो, 6 साल की सारी नफरत उस बहते हुए खून के साथ घुल गई। उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद आई, अगर सिवाय को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगी। सिवाय। कनिका चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी और ज़मीन पर गिरकर उसने सिवाय के खून से लथपथ शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ सिवाय के खून से लाल हो रहे थे। कनिका बुरी तरह कांप रही थी और उसके आंसुओं से सिवाय का चेहरा भीगने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खुली रखो। कनिका फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाई। तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने 6 साल तुम्हारे बिना जैसे तैसे काट लिए, लेकिन अब नहीं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सिवाय। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे माफ़ कर दो। कनिका ने सिवाय के सीने पर सिर रख दिया और पागलों की तरह रोने लगी। उसका ये कबूलनामा, उसकी आवाज़ में वो तड़प और उसका प्यार सिवाय के लिए किसी अमृत की तरह था। 6 साल की लंबी सज़ा के बाद आज कनिका ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था। कनिका की वो रोती हुई आवाज़ सुनकर सिवाय की वो गहरी डार्क आंखें अचानक एक भयानक और खौफनाक लाल रंग में बदल गई। उसका दर्द जैसे एक सेकेंड में गायब हो गया और उसकी जगह एक खूंखार शैतान ने ले ली। कनिका, अपनी आंखें बंद कर लो, सिवाय ने अपनी भारी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। उसने कनिका के गाल को हल्के से चुमा और खून से लथपथ होने के बावजूद वो अपनी जगह से ऐसे खड़ा हुआ जैसे साक्षात मौत उठ खड़ी हुई हो। राणा अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भाग रहा था, लेकिन सिवाय ने एक झटके में छलांग लगाई और राणा को उसके बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तूने मेरी कनिका को रुलाया है। सिवाय की आवाज़ अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने राणा का वो हाथ पकड़ा
जिसे उसने बंदूक चलाई थी और एक भयानक आवाज़ के साथ उसकी कोहनी उल्टी दिशा में तोड़ दी। राना की दर्दनाक चीख पूरे पेंट हाउस में गूंज गई, लेकिन शिवाय के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। ये 6 साल पहले मेरी कनिका के उस एक्सीडेंट के लिए। शिवाय ने पास पड़ा एक चाकू उठाया और उसे सीधा राना के कंधे के आर पार कर दिया। राना तड़पते हुए खून की उल्टियाँ करने लगा। ये मेरी कनिका के उन 6 सालों के आंसुओं के लिए। शिवाय ने चाकू निकाला और इस बार उसे राना की पसलियों में घुसा दिया। वो राना को एक झटके में नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि राना मौत के लिए भीख मांगे। मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे। राना गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखें बाहर आ गई थी। माफ़ी? तूने मेरी दुनिया को छूने की हिम्मत की है राना। तेरी मौत इतिहास याद रखेगा। शिवाय ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक अंदाज में कहा। उसने राना के सीने पर अपना भारी बूट रखा और उसी चाकू से बहुत ही बेरहमी से डिटेल के साथ राना की गर्दन की नसें काटना शुरू कर दिया। खून का फवारा शिवाय के चेहरे पर पड़ा, लेकिन वो बिना पलक झपकाए उस इंसान को अपने पैरों के नीचे तड़प तड़प कर अपनी ही सांसों के लिए घुटते हुए मरते देखता रहा। राना का शरीर कुछ सेकेंड फड़फड़ाया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। एक बहुत ही खौफनाक और भयानक मौत। अपने दुश्मन का बेरहमी से खात्मा करने के बाद खून से सना शिवाय मुड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो लड़खड़ाते हुए कनिका के पास आया और ज़मीन पर उसके सामने घुटने के बल गिर पड़ा। कनिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसे इस खून या लाश से कोई डर नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ अपने शिवाय की फिक्र थी। उसने बिना एक पल सोचे उस खून से लथपथ शैतान को अपने गले से लगा लिया। शिवाय ने भी अपना चेहरा कनिका की गर्दन में छुपा लिया और उसे इतनी कस कर अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे वो उसकी आत्मा को खुद में समा लेना चाहता हो। आज उसका 6 साल का वो अधूरा सफ़र, वो दर्द और वो इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। अब वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के थे। राहत और सुकून के उस पल में जैसे ही शिवाय को एहसास हुआ कि कनिका पूरी तरह से सुरक्षित है और वो उसे अपना चुकी है, उसके शरीर का सारा एड्रेनालाइन ख़त्म होने लगा। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। कनिका, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अगले ही पल उसका भारी शरीर कनिका की बाहों में एकदम ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुका था। शिवाय, शिवाय, आंखें खोलो, प्लीज उठो। कनिका पागलों की तरह चीखने लगी। उसने शिवाय के चेहरे को थपथपाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई। तभी विक्रम अपने कुछ आदमियों के साथ हाँफते हुए वहां पहुंच गया। शिवाय की हालत देखकर उसके भी होश उड़ गए। बिना एक सेकेंड बर्बाद किए उन्होंने तुरंत शिवाय को उठाया और शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भाग लिए। हॉस्पिटल के वीआईपी कॉरिडोर में मौत जैसा सन्नाटा था। कनिका के कपड़े शिवाय के खून से सने थे। वो जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी कॉरिडोर में भारी कदमों और बहुत टाइट सिक्योरिटी की आवाज़ गूंजी। ब्लैक सूट में कई सारे बॉडीगार्ड्स ने आते ही पूरे फ्लोर को सील कर दिया। उनके पीछे शहर की सबसे एलीट और पावरफुल फैमिली आ रही थी, शिवाय का परिवार। उनके चेहरों पर जो हमेशा एक रॉयल एटीट्यूड रहता था, वो आज खौफ और टेंशन से पीला पड़ा हुआ था। सबसे आगे शिवाय के पापा मिस्टर ओबेरॉय थे, जिनका रुतबा पूरे देश में बोलता था, लेकिन इस वक्त एक लाचार बाप लग रहे थे। उनके साथ शिवाय की माँ थी, जो रो रो कर बेहाल हो रही थी। पीछे शिवाय के 2 बड़े भाई की बेहद खूबसूरत और मॉडर्न बीवी भाभी और उनकी एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची भी थी, जो ये सब देखकर डरी हुई लग रही थी। विक्रम, शिवाय के पापा ने अपनी भारी और अथॉरिटेटिव आवाज़ में विक्रम को लगभग डांटते हुए कहा, ये सब क्या है? उसकी ये हालत कैसे हुई? वापस आ गया था और तुमने हमें बताया तक नहीं। वो 6 साल से कहाँ था विक्रम? और ये सब? मेरा बच्चा कैसा है विक्रम? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? शिवाय की माँ विक्रम के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। शिवाय के दोनों भाई भी टेंशन में आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। विक्रम ने सिर झुका लिया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ जमीन पर बैठी खून से लथपथ कनिका की तरफ देखा। सर, वो
विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो शहर वापस सिर्फ इनके लिए आए थे। ये कनिका मैम है, बॉस की पत्नी। ये शब्द सुनते ही जैसे पूरे कॉरिडोर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। पूरी ओबेरॉय फैमिली झटके से पलटी और उन्होंने जमीन पर बैठी उस रोती हुई लड़की को देखा। पत्नी? शिवाय की पत्नी? सबके चेहरे पर एक बहुत बड़ा शौक था। शिवाय, जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता था, जिसे कभी किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रही, उसने शादी कर ली थी और 6 साल तक वो इसी लड़की के लिए गायब था। शिवाय की माँ ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कनिका के पास आई। कनिका घबराहट में खड़ी हो गई। उसे लगा कि शायद ये हाई क्लास लेडी उसे जोरदार थप्पड़ मारेंगी या उसे अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार ठहराएंगी, लेकिन इसके उलट शिवाय की माँ ने अपने महंगे डिजाइनर सिल्क के कपड़ों की परवाह किए बिना खून से सनी कनिका को कसकर अपने गले से लगा लिया। तुम मेरे शिवाय की पत्नी हो? उन्होंने रोते हुए कनिका का माथा चूमा। मेरा बेटा तुम्हारे लिए ही 6 साल से हमसे दूर था ना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, बहुत ज़्यादा। शिवाय के पापा के चेहरे का कड़कपन भी अचानक पिघल गया। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। शिवाय के दोनों भाइयों और भाभी ने भी कनिका की तरफ एक बहुत ही वार्म और एक्सेप्टिंग स्माइल पास की। उस छोटी सी बच्ची ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कनिका को देखते हुए अपनी मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो सब बहुत खुश थे कि फाइनली शिवाय की लाइफ में कोई ऐसा है जिसने उसे इंसानों की तरह फील करना सिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ कनिका को बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास लाइफ जीने वाली लड़की थी और उसके सामने जो लोग खड़े थे वो अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके बात करने का तरीका, उनके आसपास खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स, सब कुछ इतना हाई क्लास था कि कनिका को खुद पर बहुत शर्मिंदगी और झिझक महसूस हो रही थी। वह उनके उस महंगे और एलीट ऑरा के सामने खुद को बहुत छोटा और मिसफिट महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अरबपति परिवार के सामने कैसे रिएक्ट करे, कैसे बात करे। उसका दिल बस इस बात की दुआ कर रहा था कि शिवाय जल्दी से अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि शिवाय के अलावा इस अनजान और अजीब सी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। वीआईपी वार्ड के उस शांत और बड़े से कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक शिवाय की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी भारी पलकें धीरे धीरे खुली। दवाइयों के असर और घाव के दर्द के बावजूद होश में आते ही उसकी डार्क और बेचैन आंखें सबसे पहले पूरे कमरे में किसी को ढूंढने लगी और फिर उसकी नज़र बेड के पास कुर्सी पर बैठी कनिका पर पड़ी। कनिका ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था और थकावट की वजह से उसका सिर बेड के किनारे पर ही टिका हुआ था। अपनी बीवी को अपने बिल्कुल पास सुरक्षित और सही सलामत देखकर शिवाय की सांस में सांस आई। उसने गहरी सुकून की सांस ली और अपने अंगूठे से कनिका के हाथ को हल्के से सहलाया। स्पर्श महसूस होते ही कनिका की नींद टूट गई। शिवाय के होश में देखकर उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। शिवाय, तुम ठीक हो? इससे पहले कि शिवाय कुछ कह पाता, वार्ड का दरवाज़ा खुला और पूरे ओबेरॉय परिवार एक साथ अंदर आ गया। अपने परिवार को अंदर आते देख शिवाय के चेहरे का वो सुकून भरा एक्सप्रेशन पल भर में बदल गया। उसने अपनी आंखें छोटी की, माथे पर हल्की सी सिलवटें डाली और अपनी उसी भारी और कड़क आवाज़ में सीधा सवाल दागा, आप लोगों ने मेरी बीवी को परेशान तो नहीं किया ना? यह सुनते ही कमरे का माहौल एक सेकेंड के लिए सन्न रह गया। शिवाय की माँ ने गुस्से और प्यार से आंखें तरेरी और सीधा उसके पास आकर उसका कान पकड़ लिया। नालायक, एक तो पूरे 6 साल बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है, ऊपर से मौत के मुंह से बाहर आते ही अपनी बीवी की तरफदारी। मैं परेशान करूंगी इसे। कहते कहते शिवाय की माँ का गला भर आया
और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक माँ का यह प्यार और अपने बेटे के लिए तड़प देखकर कनिका का दिल भी भर आया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू छलकने लगे, लेकिन कनिका की आंखों में आंसू देखते ही शिवाय का पारा चढ़ गया। वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से और पजेसिव अंदाज में बोला, माँ प्लीज़ मेरी बीबी की आंखों में आंसू लाना बंद कीजिए, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। शिवाय की ये बात सुनकर उसकी माँ ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया। उन्होंने नाटक करते हुए गहरी सांस ली और बोली, हे भगवान, देख रहे हो तुम लोग इसे अपनी सगी माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बीबी की आंखों में जरा सा भी पानी क्या आया? जनाब को इतना दर्द हो रहा है। ये सुनकर कनिका को इतनी शर्म आई कि उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने झेपते हुए अपनी नज़रें झुका ली। शिवाय ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस खामोश रहा, जिस पर वहाँ खड़े सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी उसका बीच वाला भाई आगे आया और मजाक करते हुए बोला, क्या बात है छोटे, हम सोच रहे थे कि तू तो सन्यासी बनेगा, लेकिन यहाँ तो हमने भी अभी तक शादी नहीं की और तू सीधा बीबी ले आया, वो भी इतनी छुप छुप कर। शिवाय ने अपनी भाई को एक बहुत ही कोल्ड, रूखा और फ्लैट लुक दिया। उसने मजाक का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि शिवाय शुरू से ही अपनी फैमिली और बाकी दुनिया के साथ ऐसा ही रूखा बर्ताव करता था, सिर्फ कनिका को छोड़कर। इसीलिए उसके इस ठंडे बर्ताव पर परिवार में किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। मेरी बीबी मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रख लेगी, शिवाय ने बहुत ही फ्लैट आवाज़ में अपने परिवार को घूरते हुए कहा। अब आप लोग जा सकते हैं। शिवाय का सीधा सीधा उन्हें कमरे से बाहर निकालने का अंदाज देखकर सबने उसे घूर कर देखा। तभी बड़े भाई की छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई बेड के पास आई और अपने छोटे छोटे हाथों से शिवाय के बेड को पकड़कर अपनी क्यूट सी आवाज़ में बोली, चाचू चाचू। वो छोटी सी बच्ची को देखकर शिवाय का वो डार्क और रूखा चेहरा थोड़ा सा पिघल गया। उसके होठों पर एक बहुत ही रेयर और हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बच्ची के गाल को हल्के से छुआ। बच्ची ने अपनी तोतली जुबान में कुछ क्यूट सी बातें की, जिसे सुनकर कमरे का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। चलो अब इसे आराम करने दो, शिवाय के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने से पहले शिवाय की माँ ने कनिका के सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखा। बेटा, इस जिद्दी इंसान का ध्यान रखना, और शिवाय तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुम दोनों को घर आना है फैमिली डिनर के लिए, क्योंकि मुझे अपनी बहू का पूरे रीति रिवाज से स्वागत करना है। कनिका ने शर्म और सम्मान से हामी में सिर हिला दिया। परिवार वाले और रुकना चाहते थे, लेकिन शिवाय बार बार अपनी जीत पर अड़ा हुआ था और उन्हें जाने के लिए कह रहा था। इसीलिए आखिरकार उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ा। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही शिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी डार्क इंटेंस नज़रों से कनिका को देखने लगा। अब वो और उसकी कनिका उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वहाँ फिर से एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। कनिका ने गहरी सांस ली और वापस आकर शिवाय के बेड के पास बैठ गई। उसने प्यार से शिवाय के बालों में हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, तुम सच में ठीक हो ना? दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? शिवाय के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसकी डार्क और इंटेंस आंखें अब किसी आशी की तरह चमक रही थी। उसने कनिका का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी अट्रैक्टिव आवाज़ में बोला, बस एक किस कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कनिका ने पहले तो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। यह इंसान अभी मौत के मुंह से बाहर आया है और इसे अभी भी रोमांस सूझ रहा है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर शिवाय का वो मासूम सा चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। वो थोड़ा आगे झुकी और उसने शिवाय के गाल पर एक बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा किस कर दिया। लेकिन शिवाय का मुंह बन गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अरे इससे क्या काम बनेगा? दवाई तो सही जगह दो, होठों पर करो ना। कनिका को उसकी इस बेशर्मी पर हंसी आ गई। उसने शिवाय के गाल के पास एक बहुत ही हल्का सा प्यार भरा थप्पड़ मारते हुए कहा, ज़्यादा डिमांड सेहत के लिए हानिकारक होती है मिस्टर शिवाय ओबेरॉय। शिवाय ने किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए
कनिका का हाथ अपनी तरफ खींचा और पप्पी आइज बनाते हुए बोला, सुनो ना कनिका, प्लीज ना। कनिका ने तुरंत अपना कड़क रूप अख्तियार कर लिया और सीधे मना करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद सोचूंगी। और हाँ, तब तक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, बिना किसी बहस के, समझे? शिवाय ने हार मानते हुए गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, जो हुक्म मेरी जान। इसके बाद के कुछ दिन हॉस्पिटल में दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरे रहे। कनिका ने शिवाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो अरबपति बिजनेसमैन जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े लोग कांपते थे, अपनी बीवी के सामने एक छोटा बच्चा बन गया था। इसी बीच दोनों की नज़दीकियों फिर से बढ़ने लगी थी। जब भी कनिका उसे कड़वी दवाई पीने को देती, शिवाय मुंह फेर लेता, यह बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगा। कनिका अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरती, ठीक है, मत पियो, मैं जा रही हूँ। यह सुनते ही शिवाय 1 सेकेंड में वो दवाई पी जाता और फिर कड़वाहट से अपना चेहरा ऐसे बनाता कि कनिका अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वही कनिका जब उसे अपने हाथों से सूप पिलाती तो शिवाय जानबूझकर बहुत धीरे धीरे पीता, क्योंकि वो बस कनिका को अपने पास बैठाए रखना चाहता था। बीच बीच में वो जानबूझकर सूप अपने होठों पर लगा लेता ताकि कनिका उसे टिश्यू से साफ करे। कनिका उसकी यह चालाकी समझ जाती और प्यार से उसे आंखें दिखाती। एक दिन विक्रम शिवाय के कुछ ज़रूरी पेपर साइन करवाने और लैपटॉप लेकर आया। जैसे ही शिवाय ने काम करने के लिए लैपटॉप खोला, कनिका ने आकर झटके से स्क्रीन बंद कर दी। नो वर्क, सिर्फ रेस्ट, कनिका ने सख्त आवाज़ में ऑर्डर दिया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा बॉस अभी गुस्सा करेंगे, लेकिन शिवाय ने चुपचाप दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया और लैपटॉप विक्रम को वापस दे दिया। विक्रम तो ये नज़ारा देखकर सदमे में ही चला गया था। वही जब कनिका शिवाय के घावों की पट्टी बदलती तो शिवाय उसे लगातार इतनी इंटेंस नज़रों से घूरता रहता कि कनिका के गल शर्म से लाल हो जाते। ऐसे क्या घूर रहे हो? कनिका झेपते हुए पूछती। अपनी बीवी को देख रहा हूँ, कोई टैक्स थोड़ी लगता है, शिवाय बेबाकी से जवाब देता और मौका मिलते ही कनिका की कमर या हाथ पर अपनी उंगलियां फेर देता, जिससे कनिका सिहर उठती और जल्दी से पीछे हट जाती। ये छोटे छोटे पल, ये नोक झोंक और शिवाय का ये बेइंतहा प्यार कनिका के 6 साल के हर एक जख्म को बहुत तेज़ी से भर रहा था। 15 दिन बीत चुके थे। शिवाय के घाव अब काफ़ी हद तक भर चुके थे और वो इतना ठीक हो गया था कि बिना किसी सहारे के चल सकता था। फाइनली उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और सच कहा जाए तो बेचारा शिवाय बस इसी दिन का पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला। कनिका ने जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे से शिवाय ने एक झटके में दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। इससे पहले कि कनिका पलट कर कुछ बोल पाती, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके में ज़ोर से लेकिन परफेक्शन के साथ दीवार से टिका दिया। उसकी डार्क भूखी नज़रें कनिका के चेहरे पर गड़ी थी। 15 दिनों का वो कंट्रोल, वो तड़प, आज सब कुछ बेकाबू हो रहा था। बिना 1 सेकेंड बर्बाद किए उसने अपने होठों को कनिका के होठों पर क्रैश कर दिया। यह किस कोई आम किस नहीं था, इसमें एक जंगलीपन था, एक खौफनाक पोजीशन और बेइंतहा प्यास थी। शिवाय ने अपने एक हाथ से कनिका के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दीवार पर पिन कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को इतनी जोर से जकड़ा कि उनके शरीरों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। कनिका पूरी तरह सुन्न रह गई। शिवाय के होठों की वो डेस्परेशन, वो डार्क और डोमिनेटिंग डिमांड उसे पागल कर रही थी। वो उसके होठों को चूस रहा था, जैसे 6 साल की सारी प्यास आज ही बुझा लेना चाहता हो। जब कनिका की सांसें पूरी तरह उखड़ने लगी और उसका दम घुटने लगा, तब शिवाय ने मजबूरी में अपने होठ हटाए। दोनों की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी, सीने ऊपर नीचे हो रहे थे। शिवाय, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, कनिका ने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें नशे में आधी बंद हो रही थी और सीना तेजी से धड़क रहा था।
शिवाय के होठों पर एक डार्क कातिलाना स्माइल आ गई। उसकी गहरी होती आंखों में आज सिर्फ और सिर्फ जुनून और प्यार का खौफनाक कॉम्बिनेशन था। उसने अपना चेहरा कनिका की गर्दन में छुपाते हुए भारी आवाज में फुसफुसाया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और क्यों भूल रही हो? तुमने मुझसे एक वादा किया था कनिका, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अगले ही पल उसने फिर से कनिका के होठों पर कब्जा कर लिया। इस बार किस और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट था। कनिका के विरोध करने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। शिवाय का हाथ उसकी कमर से होता हुआ ऊपर गया और उसने बहुत ही इंटेंस और स्लो तरीके से कनिका के कपड़ों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब कनिका की गर्म त्वचा पर पड़ा तो कनिका के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवाय आज उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। शिवाय ने अपना चेहरा नीचे किया और कनिका के खुले कंधे, उसकी सेंसिटिव कॉलर बोन और गर्दन के हर एक इंच पर अपने गर्म होठों से गहरे पजेसिव निशान छोड़ने लगा। उसके होठों की छुअन, उसकी गर्म सांसें और उसके दांतों का हल्का सा गड़ना, कनिका पूरी तरह मदहोश हो रही थी। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और उसने बेकाबू होकर अपने हाथ शिवाय के घने बालों में गहराई तक उलझा दिए। कनिका को इस तरह अपने प्यार में पिघलता हुआ देखकर शिवाय का पागलपन अपनी सारी हदें पार कर गया। उसने एक झटके में कनिका को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। कनिका ने नशे के मिले जुले एहसास में अपनी टांगें शिवाय की कमर में इर्द गिर्द लपेट ली और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। शिवाय अपनी उन डार्क जलती हुई नज़रों से कनिका को देखते हुए उसे सीधे बेडरूम की तरफ ले गया, जहां आज रात सिर्फ उनका प्यार और शिवाय की वो खौफनाक दीवानगी राज करने वाली थी। बेडरूम की धुंधली वार्म लाइट्स में सब कुछ किसी डरावने लेकिन खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। शिवाय ने कनिका को किंग साइज बेड पर धीरे से लेटाया। उसका हर एक मूवमेंट बहुत ही पजेसिव और पक्का था, जैसे वो कोई कीमती चीज़ संभाल कर रख रहा हो। कनिका के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया और एक गहरा नशा था। शिवाय उसके ऊपर झुका। उसकी डार्क और इंटेंस आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो केवल उसके लिए थी। उसने कनिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया। उसके अंगूठे कनिका के गालों को बहुत प्यार से सहला रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कनिका? शिवाय की आवाज़ मखमली थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसने कनिका के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम अब कभी भी मेरी इस पागलपन भरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। कनिका ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बंद आंखों से अपनी रजामंदी दे दी। उसके होठ हल्के से कांप रहे थे। शिवाय ने बिना देर किए एक बहुत ही डार्क और डीप तरीके से उसे फिर से किस करना शुरू किया। यह किस उसके होठों से शुरू होकर कनिका की ठुड्डी, उसकी गर्दन और फिर उसके सीने तक नीचे उतरने लगा। उसकी हर एक छुअन, उसका हर एक स्पर्श कनिका के वजूद को झकझोर रहा था। जैसे जैसे शिवाय का जुनून बढ़ रहा था, कनिका के लिए भी शिवाय को खुद से दूर करना नामुमकिन हो गया था। शिवाय के हाथ कनिका के बदन पर जिस तरह से घूम रहे थे, वे बहुत ही पजेसिव थे, मानो वो उस पर अपना मालिकाना हक जता रहा हो। कनिका के मुंह से निकलने वाली आहें शिवाय के पागलपन को और हवा दे रही थी। उसने अपने होठों से कनिका के त्वचा पर एक गहरा लाल निशान छोड़ दिया, एक ऐसा निशान जो चीख चीख कर बता रहा था कि अब सिर्फ और सिर्फ शिवाय की है। उस पल कमरा और दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो चुकी थी। शिवाय ने कनिका को अपने सीने से इस तरह चिपका लिया था कि उनकी धड़कनें एक दूसरे में मिल गई थी। यह सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह उन 6 सालों के एक खालीपन को भरने के लिए एक जिद थी। शिवाय उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। कनिका पूरी तरह से शिवाय की इस डार्क और डीप रोमांस की लहर में बह रही थी। शिवाय का हर एक टच, हर एक किस और उसकी वो खौफनाक पोजीशन कनिका को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। कमरे में सिर्फ उनके भारी सांसों की आवाज़ें और एक दूसरे के प्रति वो गहरा समर्पण था। शिवाय की वो दीवानगी, उसकी वो पजेसिव छुअन और कनिका का पूरी तरह से पिघल जाना
उस रात वो कमरा उनकी मोहब्बत और सिवाय के उस सालों पुराने जुनून का गवाह बना। यह एक ऐसा मिलन था जिसमें नफरत के सारे निशान धुल गए थे और सिवाय की वो खौफनाक पोजीशन कनिका के बेइंतहा प्यार में बदलकर हमेशा के लिए एक हो गई थी। पिछले 2 दिनों से कनिका की हालत किसी और जोर से कम नहीं थी। सिवाय जो पिछले 6 सालों से भूखा था, उसने इन 48 घंटों में कनिका को सोने का एक मौका भी नहीं दिया था। वो थक कर चूर हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ दिख रहे थे और उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। सुबह सुबह जैसे ही कनिका ने नींद की एक झपकी लेने की सोची, सिवाय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। बस करो सिवाय, मुझे सोने दो, कनिका चिढ़ते हुए चिल्लाई और एक तकिया उठाकर सिवाय के मुंह पर दे मारा। तभी सिवाय का फ़ोन, जो उसने चार्जिंग पर लगाया था, बेतहाशा बजने लगा। सिवाय ने एक लंबी और झुंझलाई हुई सांस ली और फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर विक्रम के दर्जनों मिस्ड कॉल और परिवार वालों की भरमार थी। उसने कॉल उठाया और फ़ोन कान से लगाया। बॉस, कहाँ हैं आप? पिछले 2 दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं, सारे फ़ोन बंद है। विक्रम की घबराई हुई आवाज़ दूसरी तरफ से आई। सिवाय ने अपनी बाहें कनिका के गले में डाले हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, अपनी बीवी के पास हूँ और आगे से मुझे फालतू के कॉल्स मत किया कर। विक्रम के दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। वो बस इतना ही बोल पाया, सर, रिपोर्ट आ गई है, सब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। सिवाय ने बिना किसी इमोशन के फ़ोन काट दिया। फिर उसने कनिका के गालों पर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए उसे एक गहरा किस किया, उठा और तैयार होकर अपने ज़रूरी काम के लिए निकल गया। शाम को जब सिवाय लौटा तो कनिका पहले से ही तैयार थी। आज ओबेरॉय मेंशन में फैमिली डिनर था। सिवाय ने कनिका को देखा और उसकी सांसें थम गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो ओबेरॉय मेंशन पहुंचे, घर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। परिवार के हर सदस्य ने कनिका का दिल खोलकर स्वागत किया। सिवाय की माँ ने उसे गले लगाया और बेशुमार तोहफे दिए, हीरो के हार, रेशमी साड़ियाँ और ना जाने क्या क्या। सब लोग कनिका के आसपास थे, लेकिन सिवाय का ध्यान बस कनिका पर था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन सिवाय, वो वहाँ बस एक मूर्त की तरह बैठा था, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बीवी पर था। कनिका, पानी पियो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पानी का गिलास पिलाया, जैसे वो खुद से एक घूंट भी ना पी सके। ये मत खाओ, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये लो। उसने उसकी प्लेट में खाना डालना शुरू किया। बीच बीच में वो कनिका को वैसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज़ हो जिसे कोई चुरा लेगा। वो बाकी पूरी दुनिया के लिए बर्फ़ जैसा ठंडा था, लेकिन कनिका के लिए वो एक ऐसा आशिक था जो एक पल भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। कनिका को उनकी ये हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। वो शर्म से लाल हो रही थी और लगातार सिवाय के पैर पर पैर मार रही थी ताकि वो चुप हो जाए और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करे। लेकिन सिवाय था कि उसे तो बस ये देखना था कि कनिका मुस्कुरा रही है या नहीं। आखिरकार डिनर ख़त्म हुआ और जैसे ही वो दोनों अपने पुराने कमरे की ओर बढ़े, कनिका ने सिवाय का कॉलर पकड़कर उसे एक कोने में खींचा। बहुत हो गया सिवाय, तुम मुझे सबके सामने ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, कनिका ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गुस्से में चमक रही थी। सिवाय ने एक शरारती और पजेसिव स्माइल दी। उसने कनिका के हाथ को अपने कॉलर से हटाया और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी नज़रों में एक गहरा और काला जुनून था। शर्मिंदा? मैं तो बस अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, सिवाय ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। और रही बात नॉर्मल रहने की, तो वो मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी नहीं रह सकता। उसने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि उसने कनिका के होठों पर कब्जा कर लिया। वो किस बहुत ही अर्जेंट और पैशनेट था। कनिका के हाथ जो अभी उसके कॉलर पर थे, अब उसके बालों में उलझ चुके थे। सिवाय उसे किस करते हुए सीधा बेड की तरफ ले गया, मानो उसका बस चले तो वो उसे पूरी दुनिया की नज़रों से छिपाकर हमेशा के लिए सिर्फ अपने पास रख ले।
उस रात ओबेरॉय मेंशन में सिर्फ उनकी मोहब्बत की गूंज थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोज़ाना रोमांटिक और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।